वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने शुरू की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए कलाम सीरीज़, इसमें ऑलरेडी हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं साइंस पोर्शन के, और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है कंबिशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कंबिशन के बारे में, फ्लेम के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किन किन फ्यूल्स का यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं, और कैलोरीफिक वैल्यूज़ जो अलग अलग फ्यूल्स की हैं और उनको अलग अलग जगहों पर किस तरह यूज़ किया जाता है वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप बेल आइकन से देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। We use different kind of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. ये कह रहे हैं कि हम डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में, अपने घर पर भी और इंडस्ट्रीज़ में भी अलग अलग तरह के जो फ्यूल्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन होम्स? ये कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि कुछ फ्यूल जो आप घर पर यूज़ करते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन द ट्रेड इंडस्ट्री, या फिर कुछ ऐसे फ्यूल बताइए जिन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा हो। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल, और किस तरह के फ्यूल्स यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो इन सभी के अगर हम आंसर की बात करें तो हम जैसे ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल या डीजल का एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। बाकी अपने घरों में अगर हम देखें तो एलपीजी का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो यही फ्यूल्स हैं जिनका हम घर में यूज़ करते हैं और ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ये कह रहे हैं जब आप लिस्ट बनाएंगे सभी फ्यूल्स की तो उसमें कहीं ना कहीं जो फ्यूल्स होंगे वो काउ डंग होगा, वुड होगा, कोल होगा, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी इसके अंदर मौजूद होगा, जिनको अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ये कह रहे हैं कि आप बर्निंग ऑफ कैंडल से भी पहले से ही जान चुके हैं इसके बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? ये कह रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है किसी कैंडल के जलने में और किसी दूसरे फ्यूल जैसे कोल के जलने में। यानी ये दोनों के दोनों फ्यूल हैं, लेकिन इनके जलने में क्या फ़र्क होता है। तो हम जानते हैं कि जो कैंडल है वो एक फ्लेम के साथ जलती है, और जबकि कोल को देखा जाए, चारकोल को, तो ये किसी फ्लेम के साथ नहीं जलता है, यानी इसमें फ्लेम नहीं बनती है। अभी हम इस चैप्टर में आगे ये भी देखेंगे कि कहाँ पर फ्लेम बनती है, कहाँ पर नहीं बनती है, और मेन रीज़न क्या है फ्लेम बनने का जब कम्बशन हो रहा है तो। एंड मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम। ये कह रहे हैं वही बात जो हमने यहाँ पर कहा था कि आप जब सोचेंगे तो जान भी सकते हैं कि जो दोनों में जो कम्बशन हो रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कैंडल के अंदर जो है फ्लेम बन रही है और चारकोल के अंदर फ्लेम नहीं बनती है। अभी हम सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं कि कम्बशन किसको कहते हैं, यानी आखिर कम्बशन है क्या, ये हम देखने वाले हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कम्बशन के नेक्स्ट पोर्शन को। ये कह रहे हैं कि आपने 7th क्लास में भी एक एक्टिविटी की थी जिसमें क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था, और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई थी इस रिएक्शन के अंदर। यानी जब आप किसी मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है, जो जल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, ये वाइट पाउडर होता है, और इसके साथ साथ हीट और लाइट भी कहीं ना कहीं रिलीज होती है। एंड वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। ये कह रहे हैं ऐसी ही एक्टिविटी हम चारकोल के साथ भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टंग। ये कह रहे हैं जब आपको उसको बर्नसन बर्नर के सामने जब जलाएंगे, किसी कैंडल के सामने या फिर उसको जलाएंगे, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर फ्लेम तो कोई मिलेगी नहीं, लेकिन क्या होगा, वो एकदम रेड हो जाएगा, उससे थोड़ी बहुत लाइट निकलेगी और मेनली हीट निकलेगी यहाँ से जब हम कोल को जलाएंगे तब। वी फाइंड दैट द चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट द कोल टू बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि चारकोल और कोल दोनों के अंदर, दोनों ही एयर के अंदर जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं और लाइट कहीं ना कहीं रिलीज करते हैं। यानी जहाँ पर भी कम्बशन हो रहा है मेनली, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें मैग्नीशियम बर्न होता हुआ दिखाया गया है। तो अभी हम कम्बशन के बारे में देखें, मेन ये क्या है कम्बशन। तो कम्बशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट रिलीज करते हैं।
अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। और इसी प्रोसेस को, जिसमें कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर हीट रिलीज करे, तो उसे कहा जाता है कंबस्शन। एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। और अगर ऐसा सब्सटेंस यानी जिसके अंदर कंबस्शन हो रहा है, हमने देखा पहले कंबस्शन किसको कहते हैं, कंबस्शन एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर हीट रिलीज करता है, उसे कहा जाता है कंबस्शन। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबस्शन शो करते हैं उसे उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है या फिर फ्यूल कहा जाता है। एंड द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी ये जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको जलाया जा रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन ईदर एज अ फ्लेम और अ ग्लो। और कभी कभी क्या होता है, ये या तो फ्लेम की फॉर्म में या ग्लो की फॉर्म में कंबस्शन के दौरान यानी हीट ही रिलीज होती है। कभी कभी फ्लेम देते हैं और कभी कभी सिर्फ ग्लो करते हैं। इन द रिएक्शन मेंशनड अबव द मैग्नीशियम एंड द चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये कह रहे हैं यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें जो हमने एक्टिविटी की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैग्नीशियम और चारकोल दोनों के दोनों फ्यूल की तरह काम कर रहे थे, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की। अब नीचे ये बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड का यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने कहीं ना कहीं सुना है कि वो क्या है, फ्यूल की तरह काम करता है। तो यस, इसका आंसर सही है कि जो हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक तरह का कंबस्शन ही है। अभी यहाँ पर एक और एक्टिविटी कराई है 6.1। इस एक्टिविटी से इन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जार ए इन्होंने लिया, यहाँ पर नीचे से कुछ स्पेस छोड़ा ताकि गैस यानी ऑक्सीजन अंदर जा सके और ऑक्सीजन जाएगी तभी इसमें क्या होगा, कंबस्शन होगा। दूसरे केस में क्या किया इन्होंने, नीचे से इसको बिल्कुल तख्ते से मिला के रख दिया ताकि गैस सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आए। तो जब कम गैस आएगी तो ये कम कम जलेगी यानी बुझने लगेगी, यानी धुआं ज़्यादा निकलेगा इसमें। और तीसरे केस में जब इसको पूरा ढक दिया ऊपर से भी नीचे से भी, यानी गैस पास ही नहीं हो रही है, और जब गैस पास नहीं हो रही है तो कंबस्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कंबस्शन होने के लिए क्या ज़रूरत है, गैस का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की गई है कि कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का होना मस्ट है। वही यहाँ पर फिर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड इट्स लाइट। ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं और ये हमने सुना है कि सन जो है अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। तो कह रहे हैं कि क्या वहाँ पर भी इसी तरह का कुछ कंबस्शन हो रहा है सन के अंदर भी, जहाँ से हमें लाइट और हीट मिल रही है? तो ऐसा नहीं है। जो सन से हमें हीट और लाइट मिल रही है उसका जो मेन रीज़न है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन जो उसके अंदर हो रही है। उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, जो हीलियम गैस होती है He, ये ब्रेक कर जाती है हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। जब ये हीलियम हाइड्रोजन एटम के अंदर कन्वर्ट होती है तो कुछ मास का डिफेक्ट होता है। क्या होता है यहाँ पर, मास डिफेक्ट आ जाता है। और इस मास के डिफेक्ट होने की वजह से यानी कुछ अमाउंट ऑफ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस केस में क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो मास है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही इक्वेशन थी जो आइंस्टीन ने दी थी, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और यही इक्वेशन थी जो आइंस्टीन ने दी थी, वो थी E इक्वल्स टू mc²। सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, एंड m क्या था, मास डिफेक्ट यानी ऐसा मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, मास डिफेक्ट। तो यानी जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास भी डिफेक्ट होता है यानी कन्वर्ट होता है तो एक बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं c² हो रहा है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मास भी कन्वर्ट होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और यही रिएक्शन होती है जो कहाँ पर हो रही है, सन के अंदर हो रही है। और इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रही है वहाँ पर। नेक्स्ट है, यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। यानी जब किसी आदमी के क्या होता है, कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो उसे कंबल से ढक दिया जाता है। कंबल से ढकने का जो मेन टास्क है वो यही है कि उसको जो है आग जलने से रोकना है। आग जलने से कैसे रोका जा सकता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की
कमी हो जाए, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर ना पहुँचे तो आग नहीं जलेगी। और यहाँ पर इन्होंने फिर यही बात कही है कि जब हम मैच स्टिक को जलाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हमें रब करना पड़ता है तभी जलती है। कभी ऐसा हुआ है कि माचिस की तिल्ली जो है हम बिना रब किए जल जाए, या कोई पेपर, पीस ऑफ पेपर हमने लिया और वो अपने आप बिना किसी चीज़ से जलाए जल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको जलाना पड़ेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए और ऑक्सीजन की होना ज़रूरी है, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। तो यही यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अगला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फॉरेस्ट फायर, यानी जंगलों के अंदर अपने आप आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मान लीजिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो सूखी घास पत्ते वगैरह होते हैं उनके अंदर आग लगना शुरू हो जाती है, और जब उनमें आग लग जाती है एक बार, तो बाकी जो हरे पेड़ हैं वो भी सूखना शुरू हो जाते हैं और सूख के उनमें भी आग लगना शुरू हो जाती है। और ऐसा होता कब है? जब सूखी घास में आग लग जाती है, तो उसी से जब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें भी आग फैलना शुरू हो जाती है और एक बहुत डाइजेस्टर माहौल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि इससे आपको पता लग रहा है कि अलग अलग सब्सटेंसेज जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर कम्बशन शो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टेम्परेचर पर सारे सब्सटेंसेज जलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। और एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको एकदम ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। इग्निशन टेम्परेचर किसको कहा जाता है? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कम से कम ऐसा, यानी छोटे से छोटा ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो है कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, यानी उसमें आग लगना शुरू हो जाए, उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ना शुरू कर दे, उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। आगे बात की गई है, हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड एंड मोर देन 500 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेस ऑफ द पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज अ मैच स्टिक इन द एंशिएंट इजिप्ट। ये कहने कि पहले के ज़माने में क्या हो रहा था, जो पाइन वुड की सूखी हुई पत्तियां होती थी ना, उनको सल्फर के अंदर डिप किया जाता था और उन्हीं को तिल्ली की तरह यूज़ किया जाता था। पहले के ज़माने में इजिप्ट में यूज़ किया जाता था। और अभी प्रेजेंटली क्या है कि सेफ्टी मैचेस आ गई हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का एंड वाइट फॉस्फोरस का। इन तीनों के मिक्सचर से लेके जो उसका मसाला होता है तिल्ली के ऊपर लगा हुआ, वो इन तीनों के मिक्सचर से बनता है। किस किस के? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस। और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लू और स्टार्च भी ऐड कर दिया जाता है ताकि ये तिल्ली पर चिपका रहे। और फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा तो नहीं है तिल्ली में जब हमने ये सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए हैं और तिल्ली बन गई अपने आप आग लग जाएगी, उसको हमें पहले रब करना होगा। तो यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो हमें उसमें भी देनी पड़ेगी, लेकिन इनको जो हीट चाहिए वो इतनी कम चाहिए कि उसको रब भी करते हैं हम। उसको जब रगड़ते हैं, हम जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जब किसी मैचेस पर हम तिल्ली को रगड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ हीट जनरेट होती है और उस हीट को एब्जॉर्ब करके माचिस की तिल्ली क्या करती है, अपने इग्निशन टेम्परेचर को पा लेती है, और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचती है उसमें क्या होता है, आग लगना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन। यानी जब हम उसको रब करते हैं तो क्या होता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसके अंदर जलना शुरू कर देता है, यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है इस वजह से। दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच, और इसी की वजह से मैचेस का कम्बशन होना शुरू हो जाता है। However, the white phosphorus proved to be dangerous both for the worker and the manufacturers and for the user। यानी जो उसमें हम वाइट सल्फर यूज़ कर रहे हैं ये हार्मफुल होता है बनाने वाले के लिए भी और इसके यूज़ करने वाले के लिए भी। इसीलिए क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट टाइप की सेफ्टी मैचेस हैं उसमें सल्फ़र का जो यूज़ है मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और बाकी सब्सटेंसेस से उसे रिप्लेस किया जा रहा है। एंड दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैचेस कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। और इस टाइम पे जो हेड है माचिस का उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, यानी इसके अंदर जो सल्फ़र है उसको अवॉइड किया जा रहा है। एट अ प्लेस ऑफ सल्फ़र किया जाता है यहाँ पर पाउडर्ड ग्लास को डाला जाता है और एक थोड़ी मात्रा में रेड सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस क्योंकि ज़्यादा हानिकारक है, रेड फॉस्फोरस कम हानिकारक है, इसलिए रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। और जैसे ही उसको रब किया जाता है तो जो रेड फॉस्फोरस है वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और एकदम से जलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो जलना शुरू करता है उसके बाद
पोटेशियम क्लोरेट और जो मैच स्टिक पर लगा हुआ था उसमें वो जलना शुरू कर देता है, और उसके बाद इतनी हीट रिलीज हो जाती है कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट था उसके अंदर भी कंबस्शन शुरू हो जाता है। यानी जो प्रेजेंट टाइप के सेफ्टी मैचेस हैं उनके अंदर जो रेड फॉस्फोरस है सबसे पहले वो जलता कन्वर्ट होता है वाइट फॉस्फोरस में, फिर उसके बाद वो जलना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो जलना शुरू करता है पोटेशियम क्लोराइड फिर जलना शुरू कर देगा, और जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड जलेगा फिर एंटीमनी ट्राइसल्फेट जो उसके हेड पर लगा हुआ था वो जलना शुरू कर देगा, और फिर उसके बाद तिल्ली का यानी जो लकड़ी है वो जलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है वी फाइंड दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस चाहे जो सब्सटेंस हो वो तब तक नहीं जल सकता जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुँच जाता। यानी जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस को मिलेगा वो जलना शुरू कर देगा, और अगर इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुँचा है तो वो नहीं जलेगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर? ये कह रहे हैं कभी आपने देखा है कि जो सब्जी में डालने वाला तेल है, यानी कभी क्या होता है फ्राइंग पैन के ऊपर भी आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तेल जो है अपनी इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ऊपर भी आग लगना शुरू हो जाती है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। ये कहने कि हमने देखा है जो केरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल एंड जो वुड होती है इनके अंदर अपने आप रूम टेम्परेचर पर आग नहीं लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केरोसिन ऑयल और वुड दोनों का जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी रूम टेम्परेचर पर इनको इतनी हीट नहीं मिलती कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर पा लें और आग लगना उसमें शुरू हो जाए। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। ये कह रहे हैं हम देखें अगर केरोसिन के मुकाबले अगर उसको थोड़ी भी हीट दे दी जाए तो वो जलना शुरू कर देगा, लेकिन लकड़ी को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो इससे पता चलता है कि लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन एंड बाकी फ्यूल्स। यानी जिसको जितनी ज़्यादा हीट चाहिए जलने के लिए इसका मतलब उसको इतना ही ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर है। एंड केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड, यानी वुड से कम इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी कराई है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया इन्होंने, एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने 2 कप लिए और इन कप के थ्रू क्या किया, 2 पेपर्स लिए। इसमें एक पेपर के अंदर क्या किया, पानी भर दिया वाटर, एंड दूसरे के अंदर क्या है पेपर जो इन्होंने लिया है यहाँ पर पानी नहीं भरा है, यानी ये एम्प्टी है। तो जैसे ही इसको ये जलाना शुरू करेंगे तो जिसमें पानी नहीं है क्या होगा, ये जलना शुरू कर देगा। और ऑन द अदर हैंड दूसरा जिसके अंदर वाटर है तो वाटर वाले के अंदर क्या होगा, पेपर नहीं जलेगा। पेपर क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है ना, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, इस पानी की वजह से जो इग्निशन यानी जो हीट मिलेगी वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर को, तो पेपर को इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा कि ये जलना शुरू कर दे। जबकि दूसरे केस में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर पानी नहीं है, तो जितनी भी हीट हम नीचे से दे रहे हैं सबकी सब पेपर पर पहुँचेगी और पेपर बहुत जल्दी से इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा और जलना शुरू कर देगा। और यही वजह है कि मान लीजिए आपने एक सुना होगा पहले भी कि अगर हम 2 पॉलीथीन लें, यानी 2 पन्नी की थैली लें, उसमें एक पानी रख दें और एक दूसरी जिसको एम्प्टी रखा जाए, तो अगर दोनों के अंदर नीचे से हम बर्नर लगाते हैं, दोनों के अंदर अगर हम बर्नर लगाते हैं तो क्या होगा, बर्नर लगाने के बाद ये जो है ये तो एकदम पिघल जाएगी, पिघल के सुकड़ के एकदम जलना शुरू कर देगी। और दूसरे केस में जो है अगर हम इसको धागे से बांधकर ऊपर लटका दें और नीचे पानी भरा हुआ है तो अगर इसको हम जलाते रहेंगे नीचे से भी तब भी पन्नी नहीं फटेगी, यानी पन्नी नहीं जलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पानी है ना वो पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा जितनी भी हीट आएगी। और क्योंकि पानी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी तो एकदम आग पकड़ने वाला है ही नहीं, पानी तो और बुझा देता है आग को। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी हीट हम नीचे से दे रहे हैं ये पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा, यहाँ तक कि पानी गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तब भी ये पन्नी नहीं जलेगी। तो यही वजह है कि अगर इस पेपर के अंदर क्या किया था, पानी रखा हुआ था, इस वजह से इसमें आग नहीं लगी, और दूसरा जो खाली था इसके अंदर आग लग गई, क्योंकि यहाँ पर पानी हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, तो इग्निशन टेम्परेचर पेपर को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पर वही समझाया जो मैंने आपको बता दिया है कि जो पानी वाला केस था उसमें पेपर कप से हीट पानी के अंदर जा रही थी, इस वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर था पेपर का नहीं पहुँच रहा था और आग नहीं लग रही थी। अगला है द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन कैच ईजिली फायर विद द फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ये याद रखना है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज किन्हें कहा जाता है? ऐसे सब्सटेंसेज, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज जो बहुत कम टेम्परेचर पर ही, यानी बहुत कम टेम्परेचर होने के बावजूद ही हीट
अब यानी जलना शुरू कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे ही उन्हें बहुत कम टेम्परेचर दिया जाता है तब वो जलना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही इनको थोड़ी बहुत भी हीट दी जाती है तो इग्निशन टेम्परेचर इनका पहुंच जाता है और ये जलना शुरू कर देते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी अगर कहीं पर आग लग जाए तो हम उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपने सुना ही होगा फायर ब्रेकिंग हाउ आउट बने हुए होते हैं होम्स में, शॉप्स में और फैक्ट्रीज़ में। यानी कहीं कहीं अगर आग लग जाती है तो उसके केस में क्या होता है, कुछ एक्सीडेंटल केस में अगर कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड पर कॉल लगाते हैं और वहाँ से एक मशीन आती है जो, और कुछ लोग आते हैं क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, यानी आग को बुझाने में प्रिंसिपल क्या यूज़ हो रहा है, मतलब किस तरह हम उसको आग को बुझाते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम आग को बुझा सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने एरिया का टेलीफोन नंबर बताइए और याद करने की कोशिश कीजिए ताकि जब कभी अगर कहीं इमरजेंसी पड़े तो आप उनको कॉल करके बुला सकें इमरजेंसी के केस में और ज़्यादा नुकसान से बचा सकें। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, ये कह रहे हैं जब कभी कहीं आग लगती है और आप उसको कॉल करके बुलाते हैं तो फायर ब्रिगेड आता है, तो वहाँ पर क्या करता है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। तो क्या करते हैं मोस्टली केस में, पानी डालते हैं जहाँ पर भी आग जल रही होती है। एंड वाटर कूल्स द कम्बिस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब पानी से डालने का जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, यानी जो हम पानी डाल रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है जैसे ही हम कहीं आग जल रही है उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो पानी जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है ना, तो जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी जो वहाँ का टेम्परेचर वो कम हो जाता है और जो जिस मटेरियल के अंदर आग लग रही थी वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर से कम होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री। मान लीजिए हमने रख लिया है इसी एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 45 डिग्री जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा इसमें आग लगना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही हमने क्या किया, पानी डाल दिया इसके ऊपर, तो जैसे ही हमने इस पर पानी डाला तो पानी हम जैसे ही इस पर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर घट के कितना हो जाएगा, 45 से हो जाएगा मान लीजिए 38 हो गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस टाइम पर क्या होगा, जो इसका ये टेम्परेचर है इस लकड़ी का वो इग्निशन टेम्परेचर यानी 45 डिग्री से कम हो गया और इग्निशन टेम्परेचर से कम होने की वजह से अब ये जलेगा नहीं, क्या होगा, ये बुझ जाएगा। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ होता है, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो जो भी मटेरियल जिसके अंदर आग लग रही थी वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है और उसमें आग लगना बंद हो जाती है। और दूसरा जो प्रिंसिपल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है वो होता है कि हमने देखा था कि कंबशन के लिए क्या ज़रूरी है, गैस का होना ज़रूरी है यानी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो अगर कहीं हम किसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें तो क्या होता है, तो आग जलना बंद हो जाएगी। यही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि जैसे ही पानी डाला जाता है तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बंद हो जाती है और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है कंबशन होना बंद हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा था क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी किसी भी कंबशन को होने के लिए, तो कंबशन होने के लिए क्या ज़रूरत था, एक इग्निशन टेम्परेचर यानी इतनी हीट होनी चाहिए कि वो बर्न करना शुरू कर दे, और दूसरा फ्यूल होना चाहिए, और तीसरा यही था कि उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी वहाँ पर कंबशन होगा। नेक्स्ट है दीज आर द फ्यूल, एयर एंड द हीट, यानी फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए एंड हीट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन ऑफ द दीज रिक्वायरमेंट, यानी अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है, मान लीजिए फ्यूल ही नहीं है या एयर नहीं है या हीट नहीं है, इन तीनों में से अगर कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा, कंबशन स्टॉप हो जाएगा और आग जलनी बंद हो जाएगी। एंड द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बोथ बिलो। यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं उसमें क्या काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, या तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है यानी एयर नहीं जाती है, या फिर दूसरे केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर कम कर देता है। तो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर से कम पहुँचेगा सब्सटेंसेस का टेम्परेचर, तब वो जलना बंद कर देगा। यहीं पर एग्जांपल दिया गया है, यानी डेली जो ऑफिस में या घरों में या हॉस्पिटल्स में जो छोटे सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर रखे रहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रखी होती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, यानी मोस्ट कॉमनली जो एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं वो है पानी।
लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पर हम यूज़ नहीं कर सकते पानी को, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पर हमने पानी का यूज़ किया तो वहाँ पर चांसेस हैं कि पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा और जो आदमी आग बुझा रहा है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है, यानी इससे नुकसान होने के चांसेस हैं। इस वजह से हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। और दूसरी जगह जहाँ पर हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते वो है ऑयल्स एंड पेट्रोल। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कहीं पर ऑयल या पेट्रोल में आग लग रही है, क्योंकि पानी भारी होता है पेट्रोल या ऑयल से, तो ये नीचे पहुंच जाएगा और पानी वो जो तेल था ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके जलने लगेगा, यानी आग तो बुझी नहीं। तो इस केस में क्या होता है, हम पार्टिकुलरली जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरह बंद करते हैं, हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी हुई होती है, और कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी होती है, और जैसे ही इसको रिलीज़ किया जाता है तो ये टेम्परेचर भी कम कर देती है और गैस की जो सप्लाई थी कम्बिशन के लिए उसको भी रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्बिशन होना बंद हो जाता है और इस एक तरह से हम फायर को कंट्रोल कर पाते हैं। यानी जो CO2 हम डालते हैं वो एक ब्लैंकेट का काम करती है आग के चारों तरफ। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, यानी जो फ्यूल का टेम्परेचर होता है उसे भी कम कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, और यही वजह है कि ये एक अच्छा एक्सटिंग्विशर माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर है उसे एक अच्छा एक्सटिंग्विशर माना जाता है। दूसरा तरीका जिसके थ्रू हमें लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है वो है कि हम पाउडर यूज़ करें केमिकल का, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इनके अंदर क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्बिशन, यानी अभी हमने देखा कम्बिशन किसे कहते हैं, अब देखने वाले कम्बिशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्बिशन को लेकर। इसमें जो पहला टाइप है कम्बिशन का वो है रैपिड कम्बिशन। तो रैपिड कम्बिशन किसे कहा जाता है, एक ऐसा कम्बिशन जिसमें हीट यानी थोड़ी बहुत हीट देने पर भी क्या होता है वो जल्दी से फायर को कैच कर लेता है। वी फाइंड द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड सच कम्बिशन कॉल्ड रैपिड कम्बिशन। जैसे हम देखते हैं जो कुछ गैसेस होती हैं क्या करती हैं, वो थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करने पर ही जलना शुरू कर देती हैं, इसे कहा जाता है रैपिड कम्बिशन। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जैसे हमने देखा है फॉस्फरस जो रूम टेम्परेचर पर भी एयर के अंदर जलना शुरू कर देता है। एंड द टाइप ऑफ कम्बिशन इन विच द मटेरियल सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। और जो दूसरे टाइप का कम्बिशन है वो है क्या है, वो है स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। जैसे हमने देखा है सल्फर के केस में, फॉस्फरस के केस में क्या होता है, जैसे ही हम इसे एटमॉस्फेयर के अंदर लाते हैं तो ये अपने आप जलना शुरू कर देता है, यानी बिना किसी कॉज के। तो इस टाइप के कम्बिशन को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्बिशन, जहाँ पर हमारा कोई भी रोल नहीं है और बिना किसी एक्सटर्नल कोज के क्या होता है ये कम्बिशन यानी जलना शुरू कर देता है, उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। और ये क्या देखा था हमने, रैपिड कम्बिशन यानी बहुत कम हीट देने पर ही कम्बिशन शुरू हो जाए तो रैपिड कम्बिशन, और अगर अपने आप ही कम्बिशन शुरू हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के तो उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। अगर एग्जाम्पल देखा जाए स्पॉन्टेनियस कम्बिशन का तो वह है फॉस्फरस। नेक्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस कम्बिशन ऑफ द कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर इन कोल माइंस। ये कहने के कभी कभी क्या होता है जो स्पॉन्टेनियस कम्बिशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। जैसे कोल माइंस के अंदर क्या होता है, जो कोल की डस्ट होती है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस कम्बिशन होने की वजह से पूरी की पूरी जो खदान होती है, जो माइंस होती हैं उनमें आग लग जाती है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और कभी कभी सेम केस हमने देखने को मिलता है फॉरेस्ट फायर के अंदर, जहाँ पर भी जो मेजर कोज रहता है वो ह्यूमंस की जो केयरलेसनेस होती है, यानी वहाँ पर जो कुछ ना कुछ हम गलतियाँ कर देते हैं उसी की वजह से जो फॉरेस्ट फायर है या कोल माइंस के अंदर जो आग लगती है उसमें लगती है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कोज होता है, यानी स्पॉन्टेनियस कम्बिशन बिना एक्सटर्नल कोज के क्या होता है आग लगना शुरू हो जाती है, तो इसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, जब एकदम से बहुत जल्दी से कम्बिशन हो जाए बहुत तेज़ी के साथ तो उसे कहा जाता है एक्सप्लोजन। व्हेन द क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ द हीट लाइट एंड साउंड। बहुत तेज़ी से हीट लाइट और साउंड रिलीज होती है, जैसे ही किसी पटाखे के अंदर आपने देखा होगा उसमें आग लगाई जाती है तो, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। और बहुत बड़ी मात्रा में जो गैस वहाँ पर बनी थी वो रिलीज होती है, इसकी वजह से क्या होता है एक्सप्लोजन हो जाता है। और एक्सप्लोजन कभी कभी हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तब भी एक्सप्लोजन हो जाता है क्रैकर के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फ्लेम। अभी हम देखने वाले हैं कि फ्लेम क्यों बनती है। अलग अलग टाइप की फ्लेम हम देखते हैं, जैसे अलग अलग मटेरियल को जैसे हम जलाते हैं, यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया गया है कि कलर्स भी फ्लेम के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर कैंडल जल रही है तो इसमें थोड़ी येलोइश कलर की है, और अगर हम
एलपीजी सिलेंडर की देखें तो ये होता है ब्लूइश कलर की इसकी फ्लेम होती है। इसी तरह से अलग अलग मटेरियल्स यानी जिनकी जो फ्लेम है वो अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया गया केरोसिन लैंप की, कैंडल की और बंसन बर्नर की किस किस तरह से इनके अंदर क्या है, फ्लेम जनरेट हो रही है। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरह से हम देख भी सकते हैं कि कहीं पर फ्लेम बन रही है, कहीं पर नहीं बन रही है। तो यहाँ पर टेबल दी है, अगर हम इसको कंप्लीट करें वो, तो कंप्लीट करते हुए, तो अगर इस टेबल को हम कंप्लीट करें तो कैंडल के अंदर हम देखते हैं फॉर्म होती है, मैग्नीशियम के अंदर भी बनती है, कैम्फर के अंदर भी बनती है, केरोसिन स्टोव के अंदर भी बनती है, चारकोल के अंदर नहीं बनती है, यानी हमें यहाँ पर टिक करना होगा, यहाँ पर नहीं बनती है। तो यहाँ पर हमें यही बताना था किसके अंदर फ्लेम बनती है और किसके अंदर नहीं बनती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो अभी यहाँ पर अब हम देखेंगे फ्लेम क्यों बनती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज, अभी हम पहले बताने वाले हैं कि जो फ्लेम बन रही है उसका मेजर कॉज क्या है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम, ऐसे सब्सटेंसेज जिनके अंदर क्या होता है गैस रिलीज होती है बर्निंग के दौरान, तो उन सब्सटेंसेज में क्या होता है फ्लेम बनती है। और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें गैस रिलीज नहीं हो रही है तो उसमें क्या होता है फ्लेम नहीं बनती है। जैसे हम देखें अगर केरोसिन ऑयल की, मोल्टन वैक्स की, तो इसमें क्या होता है जब कंबिशन होता है ना तो गैस रिलीज होती है और गैस जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है ऊपर की तरफ उड़ती है तो वो जलना शुरू कर देती है, और उस गैस के जलने की वजह से ही हमें क्या लगता है कि यहाँ पर फ्लेम बढ़ती हुई दिखती है। यानी जो फ्लेम बन रही है उसका मेजर कॉज क्या है, जो गैस रिलीज हो रही है उस गैस के बर्निंग की वजह से जो है फ्लेम बनती है। दूसरे केस में अगर हम देखें चारकोल, तो चारकोल के अंदर कोई फ्लेम नहीं बनती। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि चारकोल के अंदर कंबशन के दौरान कोई गैस रिलीज नहीं होती और इसी वजह से फ्लेम नहीं बनती है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हमको करने के लिए दी गई है कि अगर हम किसी कैंडल को जलाएं और उससे अगर किसी ग्लास शीट पर लें तो क्या होता है यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो ब्लैक स्पॉट क्या बन रहा है ये, तो ये ब्लैक स्पॉट जो होता है ये होता है अनबर्नट हाइड्रोकार्बन, अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कुछ हाइड्रोकार्बन जो नहीं जले थे वो सब होते हैं ये अनबर्नट हाइड्रोकार्बन। तो इससे पता लगता है कि जो इग्निशन जोन होती है कैंडल की, ये कौन सी जोन रखी थी हमने, इग्निशन जोन रखी थी, इग्निशन जोन, इग्निशन जोन। तो इग्निशन जोन के अंदर क्या होता है कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल रह जाते हैं जो यहाँ पर प्लेट्स पर चिपक गए। इससे पता लगता है कि जो इग्निशन जोन है वहाँ पर कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट होते हैं। इस एक्टिविटी में यहीं पर बताया गया, यही बताया गया। और अगला जब हम देखें तो दूसरा अगर इसको लाया जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर, तो नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर जो है अगर कोई कॉपर की वायर को लाया जाता है तो कैसी हो जाती है, ये रेड कलर की हो जाती है। रेड कलर की क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसे हीट सबसे ज़्यादा मिलती है और हीट मिलने की वजह से क्या होता है ये कॉपर वायर हीट एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर रेड कलर की हो जाती है। यहाँ पर यही इन्होंने कहा है सर्कुलर ब्लैकिश रिंग is formed on the glass plate and it indicate the deposition of the unburned carbon particle in the luminous zone of the flame। यानी अगर ल्यूमिनस जोन में किसी मटेरियल को रखा जाता है तो उस पर एक ब्लैक सी लेयर बन जाती है। उसकी वजह क्या है कि उस लेयर लुमिनस जोन के अंदर क्या होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर अगर नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर लगाया जाए तो क्या होता है, यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर हीट सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है, इट हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर एंड दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। यानी अगर फ्लेम के हम उस पार्ट की बात करें जिसमें हीट सबसे ज़्यादा होती है तो वो है नॉन ल्यूमिनस जोन, ये हॉटेस्ट पार्ट है। और सबसे बाहर का पार्ट होता है ये ब्लूइश कलर का होता है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट। तो ये कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है। आउटर जोन होती है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। मॉडरेटली हॉट होता है मिडिल वाला, यहाँ पर कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं और ये येलो कलर का होता है। लीस्ट हॉट होता है नीचे वाला जो ब्लैकिश कलर का होता है और इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एक बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। और सूटी जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पे जमा हो जाता है, ये सूटी भी यहीं पर पाया जाता है और सबसे कम हॉट ये होता है। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। यानी जो गोल्ड स्मिथ सोनार होता है तो उसमें अपने मुंह से वो हवा डालता है, तो हवा डालता है तो उससे क्या होता है जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है ना सबसे हॉटेस्ट वाली,
वो लेयर आके सोने पर या चांदी पर पड़ती है, जिससे वजह से हीट सबसे ज़्यादा मिलती है और सोना और चांदी जो है वो पिघल जाती है, और पिघलने की वजह से उसमें सोनार मतलब उन्हें जोड़ता है। अब बात करने वाले हैं फ्यूल क्या है, व्हाट इज़ फ्यूल। तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस देखे, जैसे वुड देखा, चारकोल देखा, पेट्रोल देखा, केरोसिन देखा। तो ये सभी सब्सटेंसेस क्या थे, फ्यूल थे, और ऑलरेडी हम पहले ही कवर कर चुके थे। फ्यूल किसे कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कम्बिशन शो करते हैं, यानी कम्बिस्टेबल सब्सटेंसेस को फ्यूल्स कहा जाता है। अब बात आती है कि एक आइडियल फ्यूल यानी गुड फ्यूल किसे कहा जाएगा। तो आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल की बात की जाए तो एक ऐसा फ्यूल जो आसानी से अवेलेबल भी हो, अच्छी अमाउंट में हीट भी रिलीज़ करे, चीपर भी हो, सस्ता भी हो, यानी मॉडरेट रेट पर जले भी, और बहुत सारी हीट भी रिलीज़ करे, और कुछ अनडिज़ायरेबल मटेरियल रिलीज़ ना करे। और अनडिज़ायरेबल मटेरियल ना रिलीज़ करे यानी उससे हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होना चाहिए, हीट भी रिलीज़ होनी चाहिए, और सस्ता भी होना चाहिए। तो यही क्वालिटी होनी चाहिए आइडियल फ्यूल की। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी फ्यूल जो है वो आइडियल फ्यूल नहीं है, यानी कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है कि वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक आइडियल फ्यूल की उन्हें फुलफ़िल कर दे। यानी अगर वो सस्ता होगा तो वो ज़्यादा हीट रिलीज़ नहीं कर रहा होगा, या फिर कुछ एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहा होगा, तो ये सब पाया जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक आइडियल फ्यूल में क्या होना चाहिए, फिर भी ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी इन सभी प्रॉपर्टीज़ में से जो हमने देखी है कि सस्ता होना चाहिए, एक रेट पर जलना चाहिए, अमाउंट बड़ी मात्रा में हीट रिलीज़ करना चाहिए, एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब ना करे, तो इसमें से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को जो फुलफ़िल करेगा उसी को हम अच्छा फ्यूल मान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्यूल एफिशिएंसी का। फ्यूल एफिशिएंसी का फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और इसी को फ्यूल एफिशिएंसी भी कहा जाता है। यानी अगर हम जब 1 kg फ्यूल को जलाते हैं तो उसको जलाने पर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम। ये यूनिट भी कई बार पूछ लिया गया है कि किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसे किस में एक्सप्रेस किया जाता है, वो किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलो जलाने पर कितने किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू या फिर फ्यूल एफिशिएंसी। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्यूल दिए हुए हैं, जैसे कोल दिया हुआ है, केरोसिन ऑयल एंड नेचुरल फ्यूल्स। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लिस्ट बनाइए और सारे फ्यूल्स की। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यूज़ की एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक तो याद ही रखना है, हाइड्रोजन। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। हाईएस्ट यानी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अगर देखी जाए तो वो हाइड्रोजन की। इसमें 1.5 लाख किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है 1 किलो हाइड्रोजन गैस जलाने पर। तो आप देख सकते हैं बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है हाइड्रोजन के केस में। यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। यानी जो हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे कि जलाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी बर्निंग की वजह से जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम जानते हैं क्या एक ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है, और यानी इससे जो है टेम्परेचर का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और जो अगला केस है वो ये है कि कम्बिशन की वजह से क्या होता है, कुछ अनबर्नड हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। अनबर्नड हाइड्रोकार्बन, जो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। और जो नेक्स्ट कोज है वो सल्फर और नाइट्रोजन क्या करते हैं, जो कुछ फ्यूल के अंदर पाए जाते हैं तो ये जलकर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और यही ऑक्साइड जब रेन में मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रेन को एसिडिक बना देते हैं, जिससे एसिड रेन होती है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहीं पर पहला जो मेन कॉज दिया गया है इसका वो है द कार्बन फ्यूल लाइक वुड कोल पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। यानी कुछ अनबर्न कार्बन के रिलीज़ करने की वजह से जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी की वजह से एनवायरनमेंट में जैसे ये हाइड्रोकार्बन पहुंचते हैं फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो इनकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होना शुरू कर देती हैं। जैसे अस्थमा क्या एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ये होती क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होती है। एनवायरनमेंट के जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हैं उनकी वजह से
बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होना शुरू कर देती हैं, जैसे अस्थमा। सेकंड है जो हार्मफुल इफेक्ट, वो है इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और अगर इन फ्यूल्स का कंप्लीट कम्बिशन नहीं हो रहा है, यानी अगर ये फ्यूल इनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और ये एक पॉइजनस जहरीली गैस है। एंड इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। और ये बहुत ही नुकसानदायक होगा अगर हम किसी बंद कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दें, यानी अगर हम बर्निंग कर दें कोल की। मान लीजिए कई जगहों पर देखा जाता है कि अंगीठी की फॉर्म में जलाना शुरू कर देते हैं हम कोल को क्लोज रूम के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो पर्सन अगर वहाँ पर सो रहा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर है उसको रोक देता है। नेक्स्ट है द कम्बिशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिलीव टू बी द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे हम जानते हैं कि कोई भी कम्बिशन हो, चाहे वो कोल का हो या कोई और कम्बिशन, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ होती ही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज़ होगी वो एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती जाएगी, और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट ये जो फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट है जो इसका है, वो है बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कोल और डीजल को जब जलाया जाता है तो उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। जब ये जलते हैं नाइट्रोजन और सल्फर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज कर देते हैं। और ये ऑक्साइड्स जब पानी के साथ मिलते हैं, जो रेन होती है उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है। कभी कभी यही पूछा जाता है जो एसिड रेन है उसकी पीएच कितनी होती है। तो जब पानी की पीएच 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए पीएच, तब उसे कहते हैं एसिडिक रेन, यानी एसिड रेन उसको बोल दिया जाता है, अगर पीएच 5.5 से कम है तब। The use of the diesel and petrol as a fuel in automobile is being replaced by compressed natural gas because CNG produces the harmful product in very small amount and the CNG is a cleaner fuel। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है कि जो बाकी पेट्रोल और अदर फ्यूल्स थे उनकी जगह पर कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो इसके हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं, और इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। CNG को, कंप्रेस नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो ये दो डब्बे बच गए थे इनको देख लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय द कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। ये कहने कि पहले ज़माने में क्या हो रहा था, वुड का यूज़ कर रहे थे और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल का हम यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है कोल और अदर फ्यूल से, जैसे LPG। पहले घरों में भी क्या होता था, लकड़ी वगैरह का जो उपले, यानी कि जो काव डंग होता था उससे उपले बनाए जाते थे और उनका यूज़ किया जाता था। लेकिन अब प्रेजेंटली क्या होता है, हर घर में क्या है, LPG सिलेंडर्स रखे हुए हैं और उसी का यूज़ किया जा रहा है। इससे पहला फ़ायदा ये है कि एनवायरनमेंट में जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स थे वो कम रिलीज़ हो रहे हैं, और जो यानी बाकी कुछ जैसे भी हम जलाते थे तो उसमें कुछ बाकी अदर गैसेस भी होती थी, वो कम रिलीज़ होती थी। इनके कंपैरिजन में जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो कम अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ करते हैं और इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है। और दूसरा नुकसान जो हो रहा था लकड़ी वगैरह का यूज़ करने से वो ये था कि हम ट्रीज़ को काट रहे थे, और ट्रीज़ के काटने से क्या होता है, डेफोरेस्टेशन, और डेफोरेस्टेशन से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। एंड दिस रिजल्ट अमंग द अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर। और पूरी दुनिया के टेम्परेचर, यानी पूरे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए, पिघलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, विच लीड्स टू द राइज इन द सी लेवल एंड कॉजिंग द फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। और जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आना शुरू होते थे, एंड लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड। और जो उसके आसपास के एरिया हैं वो हो सकता है कि उनके अंदर पूरे का पूरा ही फ्लडिंग हो जाए। तो हमारे चैप्टर की जो थ्योरी है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन द कम्बशन, यानी कम्बशन में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। ये हम देख चुके हैं, क्या ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, द बर्निंग ऑफ LPG इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो बर्न की जाती है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है
रैपिड कंबेशन का एग्जाम्पल, रैपिड कंबेशन यानी जो एकदम से कंबेशन होता है उसका एग्जाम्पल है एलपीजी, यानी इसमें बहुत जल्दी से कंबेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, किंडलिंग टेम्परेचर, इसी को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, किंडलिंग टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जिसको रीन्यू नहीं किया जा सकता, रीन्यू मतलब नया, और नॉन रिन्यू मतलब जिसको नया नहीं किया जा सकता, यानी जिसको एक बार ही यूज़ किया जाता है, ये है नेचुरल गैस, इसको रीन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, यानी कौन फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, ये है वाटर गैस। कोल भी फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस भी, वाटर गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्बेशन, ये दोबारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्बेशन, कंप्लीट कम्बेशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, और यही डायरेक्ट पूछे जाते हैं एंट्रेंस के अंदर भी, आपको याद रखने हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कम्बेशन इन कैंडल फ्लेम, यानी जो कैंडल की फ्लेम होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो कौन सी जोन के अंदर पार्शियल कम्बेशन होता है, तो हमने देखा था जो कैंडल की फ्लेम होती है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसके अंदर हाईएस्ट कम्बेशन होता है, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं होते, नो हाइड्रोकार्बन, और मिडल वाले में कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं, पार्शियल कम्बेशन होता है, तो मिडल वाला इसका एग्जाम्पल हो गया। और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट की बात की जाए तो जो अपर पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है। नेक्स्ट है द बर्निंग कोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस, यानी अगर किसी बंद कमरे में कोल को जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच कैच फायर आर कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जो फायर कैच कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, या फिर फ्यूल भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल फायर, यानी आग को कंट्रोल करने में किसको यूज़ किया जाता है, ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी गोल्ड और सिल्वर के मेल्ट करने में सुनार यानी गोल्ड स्मिथ कौन सी जो जोन है फ्लेम की उसे यूज़ करता है, वो है आउटर जोन, आउटर जोन का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, ये भी मैंने कहा था आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है, तो यह है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू को। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन कंप्लीट कम्बेशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी जिसको जलाया नहीं जा सकता, जो फायर को कैच नहीं कर सकता, यह है आयरन नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन मेनली कंटेन्स, यानी जो एसिड रेन होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, तो इसके अंदर जो मेनली है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम देख चुके हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आप अगर आप बाकी वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और बाकी इसका लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उन तक इसका लिंक पहुंचाएं। और इन फ्यूचर अगर किसी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एंट्रेंस वालों को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।